द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल यमन ने एक और ब्रिटिश जहाज को निशाना बनाया है। दरअसल जब से इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला करना शुरू किया है, तब से हुती भी एक्टिव हो गया है। हुती यमन का एक विद्रोही संगठन है और वो लगातार अमेरिका और इजराइल से संबंध रखने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के भी जहाजों को निशाना बना रहा है। यानी लाल सागर से सीधे शब्दों में कहें तो लाल सागर से व्यापार ठप हो गया है। इजराइल से संबंध रखने वाले और भी जो पश्चिमी देश हैं या उसका समर्थन करने वाले जो देश हैं, वो किसी भी तरीके का व्यापार लाल सागर के रास्ते से नहीं कर पा रहे हैं। वो दूसरे रास्ते से अपना व्यापारिक जहाज ले जा रहे हैं, जिस वजह समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। क्योंकि जो दूसरा रास्ता है उसमें ईंधन की ज्यादा खपत हो रही है, समय की ज्यादा खपत हो रही है, जिस वजह से जो वस्तुएं ले जाई जा रही हैं उनमें रेट बढ़ने की भी आशंका है। ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान जो अमेरिका और ब्रिटेन को हो रहा है। इसके लिए ब्रिटेन ने हर पैतरा अपनाने की कोशिश की, अमेरिका भी साथ देता रहा, अंत तक हमले भी किए गए। हुती के खिलाफ जाकर यूएन पहुंचा गया, वहां आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की गई। हर एक पैतरे अपनाए गए अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा, लेकिन फिर भी हुती का सीधे यह कहना है, साफ शब्दों में यह कहना है कि जब तक इजराइल हमास पर या फिर गाजा पट्टी पर हमले बंद नहीं करेगा, तब तक हम ये प्रक्रिया नहीं रोकेंगे। हम सब निशानों मतलब जहाजों को, जो जहाज दर से गुजरेंगे उनको निशाना बनाते रहेंगे। यमन ने एक और ब्रिटिश जहाज पर हमला किया है। यमनी सशस्त्र बल के नौसैनिक बलों ने बड़ी संख्या में उपयुक्त नौसैनिक मिसाइलों से लाल सागर में ब्रिटिश तेल टैंकर पोलुक्स जो है उसको निशाना बनाया है। ये तस्वीर साझा की है मिस्रा अमरेश ने और ये जानकारी भी साझा की उन्होंने सीधे तौर पर ये चीजें लिखते हुए बताया है कि एक और हमला हुआ है। यानी यमन हुती हमला लगातार कर रहा है। यमन की तरफ से जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं वो मुसीबत बढ़ा रहे हैं। वो एक तरीके से जो है यमन के जो जहाजों को अमेरिका के निशाने बना रहा है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सभी जहाजों को निशाना बना रहा है। और ये जो युद्ध है, जो इजराइल और हमास का युद्ध है, ये नए ट्रायंगल में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीजें इसमें होती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यमन के हुती संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित किया है। अमेरिका ने घोषित कर दिया, लेकिन इसके घोषित करने से क्या हो जाएगा? क्या वो हमले बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं है। और जिस तरीके से यमन आक्रमण कर रहा है उसको देखकर तो यही लगता है कि उसके मंसूबे सीधे यही हैं। उसका कहना यही है कि आप इजराइल को समझाइए। अगर आप इजराइल को जाकर मदद कर सकते हैं, इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं, हथियारों की सप्लाई इजराइल को कर सकते हैं, तो इजराइल को तो मना भी कर सकते हैं ना कि वो गाजा पट्टी पर हमला ना करे, वो मासूम महिलाओं और बच्चों पर हमला ना करे, वो मासूम बच्चों को मौत के घाट ना उतारे। जिस तरीके से इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, उससे उसकी मानसिकता साफ तौर पर दर्शाई जा सकती है कि वो एक आतंकवादी सोच का व्यक्ति है, आतंकवादी सोच रखने वाला इजराइल है। लेकिन वो हिजबुल्लाह को आतंकवादी कहता है, वो हमास को आतंकवादी कहता है, वो हुती को आतंकवादी कहता है, लेकिन खुद जो वो कार्य कर रहा है वो एक आतंकवादी सोच को दर्शाता है, वो आतंकी सोच को दर्शाता है। उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, उस पर कोई भी बातें नहीं की जाती हैं। तो ये सीधे तौर पर लिखा है। क्या है अमेरिका, मिडिल ईस्ट और इजराइल का लव हेट ट्रायंगल? क्यों यूएस इस्लामिक देशों में अपनी सेनाएं भेजता आ रहा है? यह भी अपने आप में एक सवाल अटका हुआ है। तो यह भी समझने की कोशिश जरा हम करते हैं। इजराइल और हमास की जंग का जो असर है वो मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक पहुंच चुका है। हमास के सपोर्ट में हुती मिलिटेंट्स ने लाल सागर में लड़ाई छेड़ दी है। इनका असल टारगेट अमेरिका है। हालात यह है कि हुतियों के कंट्रोल के चलते यमन में अमेरिका खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे हैं। वे यूएस को आतंकवाद की जड़ बता रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है यह जरा आप समझ लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि हुती है कौन, हुती विद्रोहियों का काम क्या है जो अमेरिका को टेररिस्ट देश बता रहा है। यह अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है जो यमन में रहता है। इस गुट का मकसद है कि दुनिया से अमेरिका और इजराइल समेत पश्चिमी असर को खत्म करना। 90 के दशक में यमन के तत्कालीन प्रेसिडेंट अब्दुल्लाह सालेह को सत्ता से हटाने के लिए लोगों ने एक मुहिम शुरू की। इसकी शुरुआत हुसैन अल हुती ने की। उन्हीं के नाम पर इस संगठन का नाम पड़ा हुती संगठन। इसके लड़ाके हर उस गुट को सपोर्ट करते जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हो। मध्य पूर्व में बहरीन, साइप्रस, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, उत्तरी साइप्रस, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, यूएई और यमन इसमें शामिल हैं। इनमें से अधिकतर देश अमेरिका से इतने नाराज रहते हैं कि उसके खिलाफ जो भी बोले उसके साथ हो जाते हैं।
ये जो लिस्ट हमने आपको बताई, इजराइल इससे अलग है, जिसे अमेरिका काफी सपोर्ट करता रहा। तुर्की भी पिक्चर से अलग है, ये नाटो का सदस्य और अमेरिका से ठीक ठाक रिश्ते इसके हैं। मिडिल ईस्ट के थिंक टैंक अरब बैरोमीटर ने प्लू ग्लोबल एटीट्यूड प्रोजेक्ट के साथ मिलकर एक सर्वे किया। इसमें मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में रह रहे 58,000 से ज्यादा जो अरब लोगों से बात की गई। इसमें पता लगा कि मिडिल ईस्टर्न न केवल अमेरिकी पॉलिसीज से नाराज रहते हैं, बल्कि वे अमेरिकियों को भी अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। वे उनसे मिलते या किसी भी तरह का संपर्क करते हुए बेहद सावधान रहते हैं। यह तब होता है जब उनका पुराना अनुभव किसी के साथ खराब रहा हो। मिडिल ईस्ट का मानना है कि अमेरिका अपनी ताकत के बूते बार बार उनके जो अंदरूनी मामले रहते हैं उनमें दखल देता रहा है। मिसाल के तौर पर ईरान को ले ले तो पहले वहां एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट नहीं थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों के बीच में तनाव की शुरुआत हुई और वो तेल को लेकर हुई। ईरान में भारी मात्रा में कच्चे तेल का भंडार मिला। इसे पाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान में अपनी पसंद की सरकार लानी चाहिए, जबकि ईरानी लोगों की अलग पसंद थी। ये ईरान में अपनी सरकार लाकर वहां दखल अंदाजी करना चाह रहे थे क्योंकि वहां तेल था। 50 के दशक में अमेरिका ने वहां तख्ता पलट करा दिया ताकि उसके फेवर वाली सरकार आ जाए। इस बीच ईरान में बगावत हो गई। एक तरफ अमेरिका की चुनी सत्ता थी, दूसरी तरफ ईरानी जनता की पसंद की सरकार, यानी दो फाड़ हो गए। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, लेकिन गृह युद्ध की तरह दिखाई देने वाली ये लड़ाई ईरान और अमेरिका की जंग थी। लड़ाई में ईरान भारी पड़ा और उसके बाद ही वहां इस्लामिक गणतंत्र आ गया। चरमपंथी सरकार के बाद इस देश में अमेरिका से रिश्ते लगातार खराब होते गए। अब सीरिया के साथ भी अमेरिका का यही मसला रहा है। वहां साल 1949 में राजनीतिक उथल पुथल के बाद एक ऐसा लीडर आया जिसने सारी पॉलिसीज अमेरिका के पक्ष में बनाई, यहां तक कि इजराइल के साथ लड़ाई में पैर पीछे खींच लिए। आम लोग इसके विरोध में थे। इसके बाद से ही सीरिया में एंटी अमेरिकी इमोशंस सुगबुगाने लगे। इराक पर भी अमेरिका ने हमला कर दिया उसको, क्योंकि उसे शक था कि देश के पास भारी मात्रा में विनाशकारी हथियार है। इस देश के पास तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया था कि इराक जो है वो लगातार हथियार बना रहा है। उसके साथ साथ ईरान और नॉर्थ कोरिया को भी निशाने पर लिया था। मार्च 2003 को अमेरिका समेत सब साथी देशों ने इराक पर अटैक करके सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया। 3 महीने चली लड़ाई में इराक में भारी तबाही मची। इसके बाद वहां भी एंटी अमेरिकी सेंटिमेंट्स बनने लगे। सबसे पहले अमेरिकी सरकार ने ही इजराइल को आजाद देश माना। इसके बाद से वो लगातार उसे सपोर्ट कर रहा है। वहीं अरब देश इजराइल के खिलाफ हैं। वे आजाद फिलिस्तीन की मांग करते हैं, जिसमें यरूशलेम भी शामिल है। कुल मिलाकर अमेरिकी विदेश नीति ने उसे मिडिल ईस्ट में खलनायक की तरह बनाकर रखा है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का बड़ा ध्यान इस बात पर रहने लगा कि रूस दुनिया के किसी भी हिस्से में ज्यादा ताकत ना पाले। उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनाई कि उसका दखल हर देश में कम ज्यादा हो सके। वो देशों के गार्जियन की तरह काम करने लगा। वक्त जरूरत में अपनी सेना या मदद देने लगा। मिडिल ईस्ट में इसके अलावा उसका तेल का हित भी सद रहा था। यही वजह कि लगातार इस क्षेत्र में वो एक्टिव रहा। फिलहाल मिडिल ईस्ट के लोगों में भले ही अमेरिका को लेकर अच्छी सोच ना हो, लेकिन दोनों में के डिप्लोमेटिक रिश्ते जरूर हैं। ईरान और सीरिया के अलावा बाकी सारे देशों से उसकी बातचीत होती है और वो बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इस बीच अमेरिका बिल्कुल फंसा हुआ है, ब्रिटेन भी फंसा हुआ है, अन्य पश्चिमी देश भी फंसे हुए हैं, क्योंकि इस बार इजराइल की मदद करके अमेरिका फंस गया है। यहां वो गार्जियन बनने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन अब उसकी इजराइल भी नहीं सुन रहा और इजराइल की वजह से उसका बड़ा नुकसान खुद ही कर रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।